तो यहाँ पे देखो उत्तराखंड से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं आज। नोटिफिकेशन आ गई है यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस की 2024 की। अपर सबऑर्डिनेट की आई हुई है। 14 मार्च से इसका स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है फॉर्म एप्लीकेशन की वो 3 अप्रैल है और लास्ट डेट फीस सबमिट करने का ये 3 अप्रैल तक ही है। यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, पर जो करेक्शन वो आप 9 अप्रैल तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। आगे देखेंगे हम इसमें हम सैलरी, एग्ज़ाम, सिलेबस सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं कि यहाँ पे देख लो बता रहे हैं कि किस तरीके से सैलरी दी जाती है। तो डिप्टी कलेक्टर की बात करो तो इनका वेतन 56,100 से 1,77,000 तक होता है, क्योंकि लेवल 10 आ गया है। मतलब जो अभी बोलते हैं नहीं कि छठवां वेतन, पहले बोलते थे 7वां, अब 10वां लग गया है। लेवल 10 के हिसाब से मिलने लगा है। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक डिप्टी कलेक्टर की सैलरी होती है, जिसकी पोस्ट इस बार आई हुई है। कितनी पोस्ट आई हुई है? 9। ठीक है, जनरल कैटेगरी की 8 सीट है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है एंड ओबीसी की 1 है। अब देखो, अगर आपने ये देख लिया कि जनरल की 8 है, इसका मतलब ये नहीं है कि एससी एसटी का सिलेक्शन नहीं होगा या ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी से होगा। कैटेगरी अलग होती है, वो बिलोंग करता है अगर एससी से, एससी से, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पर जनरल कैटेगरी मतलब कोटा नहीं मिल रहा है, ये जान लो। और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी का, डीएसपी की पोस्ट। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर एंड डीएसपी की बात कर लो तो इसकी भी 56,100 से 1,77,000 इसमें भी लेवल 10 है, पर इसकी पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसकी है 17 पोस्ट है, जिनमें से जनरल कैटेगरी की 9 है सीटें और एससी की 4 है। ठीक है, ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। जहाँ पे एससी की कुछ नहीं थी, यहाँ पे 4 दी है डीएसपी के लिए और ईडब्ल्यूएस की 1 दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे अनारक्षित की 2 सीटें हैं, मतलब अनरिजर्व्ड, और यहाँ पे 3 है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ। फिर जिला कमांडेंट की है, उसकी भी सेम सैलरी है। अच्छा, आप एक चीज़ देख लो यहाँ से कि डिप्टी कलेक्टर की एंड डीसी की, डीएसपी की, जिला कमांडेंट की, यहाँ पे देखो, और सारी आप देख लो यहाँ पे, तो जो सैलरी है सबकी सैलरी सेम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस पोस्ट की बात होती है कि लोग प्रेफरेंस जो है वो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी को ज़्यादा देते हैं, पर सैलरी आप देखो सेम है। अब ऊपर क्या लिखा है? रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब आप समझो कि जैसे पोस्ट आई हुई है, आप देख रहे हो कि 9 आ गई है, 17 आ गई है, या टोटल इन्होंने बता दिया कि टोटल पोस्ट कितनी आ गई है, सारा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि रिक्तियाँ, मतलब पोस्ट जो आई है संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब अगर इतनी इसमें दी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतनों का ही सिलेक्शन होगा, ये बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, घटा भी लिखा है पर जनरली बढ़ता ही है। ठीक है, जितना दिया रहता है उससे ज़्यादा ही लोगों का सिलेक्शन होता है। आगे आ जाएंगे हम। इसमें उप शिक्षा अधिकारी की भी पोस्ट है और भी बहुत सारे पोस्ट है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। कार्य अधिकारी की पोस्ट है। जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट है। सहायक संविभागीय परिवहन अधिकारी की है। ठीक है, संभागीय, सॉरी, जिला कमांडेंट ये तो हमने देखा। तो ये सारी पोस्ट है। उसके बाद कौन सी है? वित्त अधिकारी की है, इसमें 14 पोस्ट है। सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग, ठीक है, 16 है इसकी। राज्य कर की कितनी है? 53। अब देखो यहाँ तक की बात करो, देखो मैंने बोला कि इन सब की सेम है। ठीक है, इनकी परिवीक्षाधिकारी की 35,400 से 1,12 तक जाएगी। ठीक है, सैलरी की बात हो रही है, पर इसमें पोस्ट भी सिर्फ एक ही आई हुई है। ठीक है, पोस्ट, अब यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा आई हुई है। सारा पोस्ट हम देखते चल रहे हैं, इसकी पोस्ट ज़्यादा 58 आई हुई है। किसकी? उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग की 58 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, जिसमें से
अनरिजर्व की 8 है। महिला, उत्तराखंड महिला मतलब जो उत्तराखंड की है महिला, उनकी 17 है। हमेशा देखो प्रेफरेंस दी गई है उत्तराखंड की महिला को, उत्तराखंड महिला की 2 यहाँ प्रेफरेंस है। उत्तराखंड महिला जो उत्तराखंड की बिलोंग करती है, मतलब वो वहाँ की ही निवासी हैं, उनकी बात हो रही है। उत्तराखंड की महिला की 1 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे 17 दी गई है उत्तराखंड की महिला, क्योंकि 58 पोस्ट है, पोस्ट ज़्यादा है तो 17 दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड के जो अनाथ है उनको 2 दे दी गया है, दिव्यांगजन को 2 है, पूर्व सैनिक को 2 है। तो सबका बता दिया है इन्होंने यहाँ पे किसका किसका कितना दे दिया गया। अब पर अभी तक की सैलरी सेम थी ना, तो यहाँ पे 35,400 है, ये डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है, ये डिफरेंट है यहाँ पे। ये इनकी भी सेम है, 35,100 से 1,77,000, 35,100 से 1,77,000। इनकी भी फिर थोड़ी कम हो गई है। राज्य कर अधिकारी 44,900 से 1,42,000 है, ठीक है। फिर नगर सहायक आयुक्त की 7 पोस्ट है, इनकी भी सेम सैलरी है। राज्य कर अधिकारी की 53 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर बात करो तो 2 देखी जा रही है। एक तो देखी जा रही है उप शिक्षा अधिकारी वाली, जो कि 58 मैंने यहाँ पे बताया आपको, और दूसरी देखी जा रही है राज्य कर अधिकारी, जो कि 53 है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम यहाँ से देख लो पद, नाम, विभाग और दिव्यांगत से ग्रस्त अभ्यर्थी हेतु चिन्हित श्रेणी क्या क्या है, ये सब बताया गया है, ठीक है। टोटल ये जो टोटल पोस्ट है 189 है, ठीक है, जिसमें से 105, 35, 6, 28 एंड 15 इस तरह डिवाइड हुआ है। तो 189 की अगर आप बात कर रहे हो तो टोटल पोस्ट दी गई है, पर क्या लिख दिया गया है वहाँ पे कि बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और जनरली बढ़ाते ही हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। शारीरिक मापदंड, अब यहाँ देखो पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए देख लो, यानी कि डीएसपी के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे सामान्य वर्ग का जो है जनरल कैटेगरी और अनवर्ग, उसकी जो मेल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167.7 सेंटीमीटर, एंड फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरल की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति में अगर है ये तो 160 सेंटीमीटर, 147 कम हो गया। एंड जो पर्वतीय क्षेत्र में है, माउंटेन एरियाज़ के हैं, उनके 162, 147, क्योंकि उनकी जनरली हाइट थोड़ी कम होती है। यहाँ पे चेस्ट की साइज़ भी दी हुई है, सीने की माप पुरुषों के लिए सिर्फ ये देखा जाता है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होता है, ये इसमें बताया गया है इनका। तो अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के लिए बिना फुलाए 76 एंड उसके बाद 81, और सामान्य के लिए 78 एंड 83, ठीक है। शारीरिक वजन की भी बात है, महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए है ये, सिर्फ वुमेन्स के लिए, जिसमें बात की जा रही शारीरिक वजन की, तो कम से कम 45 होना चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर उनकी वेट कितनी होनी चाहिए, 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और उत्तराखंड पुलिस सेवा में अगर अभ्यर्थी है तो उनकी जो आँख की, मतलब जो दूर की और पास की द्रव्य दृष्टि की बात करें तो एक आँख की 6.6 और दूसरी आँख की 6.9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में होता है और ये सब होता है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। और बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बता रहे हैं 6.6, और बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए 6.6 होनी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी का सटा गुना, मतलब ये सब उनके लिए है जिनको पुलिस प्रेफरेंस है, तो पूरी यहाँ पे दी गई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जिला कमांडेंट होमगार्ड की भी दी हुई है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किसकी कितनी हाइट क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है वैवाहिक के बारे में, परिस्थिति के बारे में, कि किसी एक अधिक पत्नी, मतलब एक से अधिक पत्नी जीवित हो और ना ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र हो जिसके एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको नहीं दिया जाएगा पद पे नियुक्ति, ठीक है। सेवा में किसी पद पे नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, मतलब एक ही शादी किया हो, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर कैसे है कि अप्लाई करें आप ऑनलाइन, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको एप्लीकेशन फिल करना है, pcs.uk.gov.in पे जाएंगे या फिर ukpsc.net.in पे जाएंगे। आप क्या करने के लिए एप्लीकेशन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आप इस पे जाएंगे, ठीक है, ये दोनों साइट हैं।
उत्तराखंड PCS के लिए। और इसके बाद बता रहे हैं कि आप जहाँ पे जाएंगे फिर मेन्यू बार में जाएंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन है तो पासवर्ड बनाएंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी चीज़ें देंगे, फिर लॉगिन सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे। अब कहा जा रहा है कि फाइनल सबमिशन के उपरांत आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन कैंसिल करने के लिए कैंसल माई एप्लीकेशन बटन पर जाना होगा, जिनका गलती से कुछ भर जाता है। फिर फाइनल सबमिशन देंगे। फाइनल सबमिशन के पश्चात आवेदक भरे गए डेटा में अभ्यर्थी और किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, मोबाइल नंबर भी एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। और कितना कितना किसको फ़ीस भरना पड़ेगा। ठीक है, शुल्क फ़ीस वहाँ पे तो 150 अनारक्षित अनरिजर्व के लिए है 22 और टोटल फ़ीस 172। तो मतलब ये सब दिया हुआ है कि किसको कितनी भरनी है। ठीक है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है और दिव्यांगजन जो हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना है एप्लीकेशन फ़ी का। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी एंड टैक्स उनसे लिया जाएगा, लेकिन बस अनाथ बच्चे जो हैं उनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये MCQ होगा, ये सब ऑलरेडी बात। 2 पेपर होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 काटा जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 नेगेटिव है यहाँ पे, तो याद रखना है। फिर मुख्य परीक्षा का है। अब यहाँ से हम सिलेबस के बारे में और सारी बातें जो एग्ज़ाम सिलेबस प्लस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, 3 स्टेजेस हैं। और प्री की बात कर लो, प्री की बात कर लो तो फर्स्ट जो है वो GS का होगा। ठीक है, जिसमें 150 मार्क्स का होगा ये, और पूर्णांक भी इसका 150 होगा और ये 2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, और सेकेंड पेपर जो होगा वो रीजनिंग के लिए होगा। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, तो ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का ये भी होगा। अब देखो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जो पहला पेपर होगा 150 नंबर का, क्योंकि 150 पूर्णांक है, यानी कि 150 ही टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन हो सकते हैं, तो 1 नंबर पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा पहले पेपर में, एंड दूसरे पेपर में 1.5 पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और प्रथम जो फर्स्ट पेपर होगा 1/4 होगा। ठीक है, और बताया जा रहा है कि फर्स्ट जो होगा वही मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कट ऑफ निकलेगा फर्स्ट पेपर से ही। ओके, तो ये याद रखना है। और 33% लाना अनिवार्य होगा, किसमें, पेपर सेकंड में। पेपर 2 में एटलीस्ट 33% लाना है। अब यहाँ पे जान लो मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस में कौन कौन से होंगे। हिंदी होगा, निबंध होगा, पेपर 1 में सारी चीज़ें बता रहे हैं, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। ठीक है, 6 होंगे यहाँ पे और 1500 टोटल मार्क्स होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू 150 नंबर का होगा और पूरा पेपर टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी, फाइनल मेरिट वो कितने में बनेगी, 1650 में। अब यहाँ से आगे आ जाओ, क्या क्या है यूनिट 1 यानी कि GS पेपर 1 की बात अगर हम कर ले। ठीक है, प्रथम प्रश्न पर समान अध्ययन MCQ की बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स की। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, प्री की। ये GS की, जो GS प्री है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री आएगा। ठीक है, हिस्ट्री एंड संस्कृत और राष्ट्रीय अध्ययन, नेशनल मोमेंट भी आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पूरा मतलब मौर्यन पीरियड आएगा, गुप्ता पीरियड आएगा। अब आप एक चीज़ देखो, UK पीसेस भी जो पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, वो हमारी जो प्लेलिस्ट है जो हम एनिशिएंट हिस्ट्री अभी कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्ट्री,
ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। हमारी हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें मिल जाएगी, जिसमें हमने हड़प्पा, वैदिक एज, महाजनपद, ठीक है, और जैन, बौद्ध, ये सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। मौर्यन पीरियड भी हमने डिस्कस कर लिया है, गुप्ता भी कर लिया है, पोस्ट गुप्ता भी हमने कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से मिडिवल अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पूरा एनिशंट का कवर कर दिया है। तो आप ये सोच लो कि जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिगिनर्स हैं जो, और जो पहले भी पढ़ चुके हैं वो किस तरीके से आप देखेंगे कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर हुई हैं। तो फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आ जाएगी, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब सारी जो मिडिवल के जो जो इम्पॉर्टेंट है सबकी आएगी। फिर इस्लाम कैसे आया वो उसके बारे में, मुग़ल के बारे में, ठीक है, मुग़ल, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर भारत के वाइसराय, अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमने मेडिवल हिस्ट्री हुई, एनिशियंट हुई यहाँ से, ठीक है, एनिशियंट हुई, एनिशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न यहाँ से आ गया, ठीक है। वाइसराय 1858 से 1947 कवर करना है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये सब, पहले ये तो है ही पर पहले राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब करेंगे यहाँ से कवर, पूरा करना है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर यहाँ के आ गया नेशनल मूवमेंट एंड भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी कि जो इसको भी पढ़ना है, ओके। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की बात हो रही है। अब यहाँ से देखो यूके स्पेसिफिक आ गया, क्या आ गया, यूके स्पेसिफिक टॉपिक्स आ गए यहाँ पे सिलेबस में। उसमें से कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड की हिस्ट्री एंड संस्कृत, ठीक है। प्री काल में क्या क्या हुआ उत्तराखंड में, आद्य काल यानी कि क्या क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या क्या जनजातियाँ हैं, ओके। और कौन कौन सी डायनेस्टी है, कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। कत्यूरी राजवंश के बारे में, गढ़वाल के बारे में पढ़ना है, वहाँ का इम्पॉर्टेंट है। जो गोरखा का वहाँ पे हुआ आक्रमण, ठीक है, इन्वेशन, उसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ना है। टिहरी, ठीक है, टिहरी रियासत, यहाँ जो डायनेस्टी थी उसके बारे में। फिर उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष यानी कि 1857, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा यूके यानी कि उत्तराखंड का फ्रीडम स्ट्रगल जो रहा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड का क्या योगदान रहा, जन आंदोलन क्या क्या रहा वहाँ पे, मास रिवॉल्यूशन और ये सब से रिलेटेड उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आ गया ज्योग्राफी, ठीक है, क्या आ गया, जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो हम ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, तो ये सब करने वाले हैं, ठीक है। सौरमंडल हो गया यहाँ पे, और महाद्वीप हो गए, और लेक हो गई, और माउंटेन्स, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद सॉरी 1 मिनट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी हमें करना है, इंडियन जियोग्राफी करना है, जिसमें क्या क्या क्लाइमेट पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और सारी चीज़ें जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, और हमें पढ़ना है सॉयल, वाटर, ठीक है, इरिगेशन, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो सब पढ़नी है हमको। और क्या क्या चीज़ें हैं जैसे पोल्यूशन और भी सारी चीज़ें। फिर यूके उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमें पढ़नी है कि वहाँ कैसी मतलब कैसे प्लेस हैं, कैसी क्लाइमेट है वहाँ की, वहाँ पे इरिगेशन किस तरह होती है, वहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की सारी चीज़ें जो हैं जैसे ऊर्जा, एनर्जी सोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर आ गए हम किसके बारे में, इकोनॉमी पढ़ने, कौन सी, इंडियन इकोनॉमी, ओके। इंडियन इकोनॉमी यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलायंस
ठीक है, और पूरी मतलब जेंडर स्पेसिफिक क्या है, और सॉरी पॉलिटी की बात हो रही है, ठीक है, नॉट इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे चुनाव सुधार, इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से शासन यानी कि गवर्नमेंट, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिटी के बारे में, और पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, राज व्यवस्था क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे, आरबीआई, नाबार्ड, आईबीडी और सारी। 1 मिनट, यहाँ पे ये हिंदी में मैंने गलत कर दिया है, देखो यहाँ पे राज व्यवस्था का मतलब होगा गवर्नेंस, ठीक है, इंडियन गवर्नेंस, ओके। तो नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे हम इसमें JNURM और PPP पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ से हम इकोनॉमी आ गई, ठीक है, 11 पॉइंट से इकोनॉमी के बारे में भी है, आर्थिक एवं वित्तीय सुधार क्या क्या हुए वो सब देखेंगे, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त और ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मिक्स करके बता दिया कि हम यहाँ पे इकोनॉमी प्लस गवर्नेंस सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, UN के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और यहाँ पे सार्क पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एशियान है, फिर उसके बाद है साफ्टा, और भी बहुत सारी जो समिट्स हैं और अलायंस है वो पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम डिज़ार्मामेंट, ठीक है, डिज़ार्मामेंट, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबलाइजेशन ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्रिक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम। फिर उसके बाद मतलब सिलेबस का हिस्सा है ये, मैं बार बार ये बोल रही हूँ पढ़ने वाले हैं कि आपको पढ़ना है ये एग्ज़ाम निकालने के लिए, ये सिलेबस में ये सब है, ब्रिक्स है सिलेबस में। और भारत का संविधान आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सिलेबस में क्या क्या बता रहे हैं कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी जा रही है सिलेबस में, और DPSP के बारे में बात करी जा रही है, और किस तरीके से यहाँ पे देखो दिया है भारत में शासन एवं संघीय प्रणाली, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे फेडरल और क्या क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब बात की जा रही है, ठीक है, पार्लियामेंट और ये सब, ठीक है, सारी यहाँ पे दी हुई है। और चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जुडिशरी की बात की जा रही है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट की बात की जा रही है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी अब आया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी वो गवर्नेंस था वहाँ पे। फिर यहाँ पे संघीय कार्यपालिका, ठीक है, फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात करी जा रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, ठीक है, और कैबिनेट को, तो ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल का है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे इन दैट सेंस कि ये सब सिलेबस में है और आपको पढ़ना है, ठीक है। और हम भी ये कर रहे हैं, ये सब कवर करेंगे, अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद सारे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं भी इसी चैनल पे आपको कवर करवाऊँगी। फिर यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो UPSC हो या कोई भी स्टेट PCS, पंचायती राज, ठीक है, के बारे में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात की गई है, ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पंचायती राज से रिलेटेड, कि जिसमें 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की जाती है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर लोक नीति की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें सिटीजन चार्टर, E-गवर्नेंस, और यहाँ पे बात की जा रही है लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में, सूचना अधिकार, शिक्षा, मतलब यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्म की, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, ठीक है, राइट टू सर्व की बात की जा रही है।
और भी बहुत सारी राइट्स की बात की जा रही है जो इसमें दी गई है। बहुत ही और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उत्तराखंड पॉलिटी, यूके पॉलिटी, यूके पॉलिटी की बात करो तो वहाँ के पीएम, जैसे कि किस तरीके का वहाँ पे शासन प्रणाली किस तरीके की है, गवर्नर की बात की जा रही है। यूके स्पेसिफिक ये जब टॉपिक है, वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करी जाएगी, वहाँ पे सीएम के बारे में, वहाँ की किस तरीके की कैबिनेट है, सारी चीज़ें वहाँ पे बात इस सिलेबस में होगी, क्योंकि आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक भी टॉपिक्स यहाँ पे देखने रहेंगे। पंचायती राज किस तरीके से वहाँ पे चल रहा है, क्या है वहाँ की लोक नीति, क्या है, ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट कैसी है, ठीक है, और भ्रष्टाचार, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें भी उत्तराखंड से रिलेटेड। उसके बाद फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास आ गया, जिसमें बात की जा रही है किस किस चीज़ों की, देख लो, डिमोनेटाइजेशन और ये सब भी टॉपिक आ सकता है इसमें। इसमें आ गई है पोवर्टी और एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि ये इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड आ सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट से रिलेटेड है, सेंट्रल बजट, जो कि समरी वाला वीडियो, बजट की समरी का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो विज़न आईएएस की जो समरी है बजट की, वो मैंने उसकी समरी जो है वो एक्सप्लेन करके अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख लेना। फिर यही सब है सारी चीज़ें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जा रही है, ठीक है, और नेशनल इनकम की बात की जा रही है, और बहुत सारी इसमें चीज़ें जो सारी डिस्कस की गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लो, WTO हो गया, IMF हो गया, एशियान हो गया, शार्क, साप्टा, ये सब अभी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ब्रिक्स, ओपेक, फेरा, PMLA, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक की उत्तराखंड के बजट में क्या क्या चीज़ें आई, ओके, और क्या क्या कर रहे हैं वो अपने आर्थिक सुधार के लिए, टूरिस्ट के लिए, संस्कृत विकास, ये सब के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सामान्य विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, जनरल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस का, उसकी बात की जा रही है। हेल्थ में और मेडिसिन बनाने में और क्लाइमेट के लिए, वो सब के एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या योगदान रहा है साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक, ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और फिर यहाँ पे भौतिकी, फिजिकल विज्ञान, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें कंप्यूटर एनी सब से रिलेटेड पूछ लेंगे। लैंग्वेज, मल्टीमीडिया का किस तरीके से यूज़ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, PC का अनुप्रयोग, ठीक है, साइबर अधिनियम, और ये सारी चीज़ें भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या डिस्कस करना ये भी है, और मतलब लाइफ से रिलेटेड भी पूछेंगे, जिसमें जैव विविधता और ये सब है, वो भी है। और यूनिट 6 में देख लो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने सिलेबस कर लिया। अब ये सेकंड है जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, जिसमें कंप्रहेंशन आ सकता है, ठीक है, और क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट, ये सब तरीके से पूछ लेते हैं। और कुछ ऐसे देंगे, तर्क वाले क्वेश्चंस देंगे, उसमें आपको यूज़ करना रहेगा। और निर्णय लेने एवं समान समस्या, मतलब कि किस तरीके से वो आप अपने दिमाग के लेवल पे, मतलब सबको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसे UPSC की जो तैयारी कर रहा होगा तो आप समझ जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चार्ट आता है, फ्लो डायग्राम आता है, ठीक है, और मतलब कुछ आंकड़े आते हैं, ठीक है, वो सब उसमें यूज़ करना रहता है। और
अब जैसे इसका देखो, ये यूनिट 1 का दे दिया कि पेपर 2 में यूनिट 1 में इस तरह के आ जाएंगे और पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स होगा। दूसरा देख लो, दूसरी यूनिट में क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देख लो, पैसेज दिया रहेगा, उसका फिर आपको क्या करना रहेगा, पैसेज को पढ़कर 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें फिर आपको उसके बेसिस पे आंसर देने हैं। हिंदी भाषा की बात करी जा रही है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। 7 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाएगा, जैसे ABCD होंगे, जिसमें से सही उत्तर जो होगा वो आपको चूज़ करना होगा। हिंदी की बात तो यहाँ पे अपठित गद्यांश होंगे, ठीक है, मतलब एक पैसेज टाइप का हिंदी में दिया रहेगा गद्यांश, उससे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। 7 MCQs इससे किससे रिलेटेड होंगे, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, मुहावरा, अलंकार, तत्सम, तद्भव, इस सब से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी के पेपर जो है वो 3 घंटे का। अब यहाँ पे ये लिखित यानी कि मेंस का आ गया, ठीक है। तो ये सब हम बाद, अभी हम सिर्फ प्री तक कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।